चलिए, तो हम लोगों को बात करनी है आज प्लांट किंगडम की। और बढ़िया चैप्टर है हमारा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि द लिविंग वर्ल्ड हो गया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्लांट किंगडम। सबसे पहले तो मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बताइए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, वो किसने दिया था? हो गया क्या? किंगडम उसने आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या क्या? वी विल डिस्कस अबाउट एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, यानी कि ये जो 5 डिविजन्स हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अल्टीमेटली वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं इनको हम कैटेगराइज करेंगे हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में, ठीक है ना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकती है जिसमें कि हैप्लॉइड फेज डोमिनेट करे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकती है जिसमें डिप्लॉइड फेज डोमिनेट करे यानी 2n फेज, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकती है यानी कि उसमें दोनों ही फेजेस मिलेंगी। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये 6 टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं। तो एक बार इसका चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं हम लोग कि प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 1 का 11th का प्लांट किंगडम। और इसमें हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि किस टाइप से व्हिटेकर का क्या रोल था। इसको कनेक्ट करेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से, और व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसके अकॉर्डिंग किंगडम प्लांटी में क्या क्या मेंबर्स आते हैं उसको हम देखेंगे, यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। आफ्टर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में से हम देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम मल्टीपल सप्लीमेंटेशन करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं। इसमें हम साइटोटैक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं। तो ये क्या चीजें होती हैं इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी में। वही एल्गी को पहले हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद फिर उसका सेल वॉल कंपोजिशन देखेंगे, फॉर्म एंड साइज देखेंगे, और अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसमें, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसको देखने के बाद फिर हम आ जाएंगे क्लासिफिकेशन पे। कुछ एल्गी के यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं हमें, डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। और क्लासिफिकेशन से पहले यूजेस क्या है एल्गी के उसको हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन फिर हमने पिगमेंट के बेसिस पे कर रखा है बेटा, क्लोरोफाइसी है, फिर फियोफाइसी है, एंड देन रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। एक चार्ट में टेबल में हमें यहाँ पर जो कंसाइज फॉर्मेट में दिया हुआ है कि इनके कंपैरेटिव फीचर्स कैसे होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है वो कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर थैलस बोलते हैं हम प्लांट बॉडी को, यहाँ पर एक नाम देंगे, दैट विल बी थैलस। और यहाँ पर जो एन फेज है उसको हम कहेंगे गैमेटोफाइट, और जो 2n फेज है उसको कहेंगे हम स्पोरोफाइट, ठीक है। सेम प्लांट की दो फेजेस या अलग अलग प्लांट में जो फेजेस प्रेजेंट हैं उन फेजेस को हमने गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट कहा है यहाँ पे। तो ब्रायोफाइट जो है, दीज आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में दोनों ही जो हैबिटेट हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। तो दैट्स व्हाई एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलेंगे। फिर हम रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन में किस टाइप से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, और ये बनाते हैं एंथीरोजॉइड और एग, ठीक है। वो फ्यूज करके बना लेते हैं स्पोरोफाइट यानी कि 2n, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो आएगा लिवरवर्ट्स और मोसेस। लिवरवर्ट्स और मोसेस में जो एग्जांपल हैं स्पेसिफिक, जैसे कि मार्केंशिया है, फ्यूनेरिया है, इसको देखेंगे, और इनका थैलस कैसा होता है, यानी लिवरवर्ट्स और मोसेस का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, और वहां रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखेंगे। आफ्टर दैट आएगा हमारे पास टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स थोड़े से ग्रोन अप प्लांट्स हैं, यानी कि थोड़ा हायर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। हॉर्सटेल एंड फर्न्स, वहां लिवरवर्ट्स एंड मोसेस, यहाँ पर हॉर्सटेल एंड फर्न्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स, ठीक है। स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया होंगे। सर मोर कॉम्प्लेक्स किससे? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ब्रायोफाइट से, एल्गी से मोर कॉम्प्लेक्स। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पीछे के कंपैरिजन में मोर कॉम्प्लेक्स। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर बनेंगे। एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर पूरा जो एक पेज है जैसे एल्गी का था, वैसे यहाँ पर हमारे पास टेरिडोफाइट का है, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, फर्न, सैल्विनिया, ये इसके एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर जो हमारे पास गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट यानी कि क्या बेटा, एन बॉडी है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोथैलस, प्रोथैलस। और टेरिडोफाइट्स में हमारे पास जो स्पोर्स बनते हैं वो दो टाइप के बन सकते हैं। उसके बेसिस पे जो स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट्स में, उसके बेसिस पे यहाँ पर दो टाइप की कंडीशन हो सकती है। मान लो एक ही टाइप का बन रहा हो, सिमिलर काइंड के स्पोर्स बन रहे हो, तो उन टेरिडोफाइट्स को हम कैसे कहेंगे, होमोस्पोरस, और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन रहे हो तो हेटेरोस्पोरस कहेंगे।
यानी कि लार्ज और स्मॉल स्पोर्स अगर बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स में सीड हैबिट आती है। सीड हैबिट कहाँ आएगी? जिम्नोस्पर्म्स में। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स से पहले यहाँ पर यंग एम्ब्रियोज बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये जो यंग एम्ब्रियो बन रहा है, हमें पता है जो सीड होता है, सीड के अंदर 2n एम्ब्रियो होता है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर सीड तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये सीड हैबिट के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है, ये वाला जो इवेंट है यंग एम्ब्रियोज का बनना। ये ना एल्गी में था, ना ही ब्रायोफाइट्स में था, ये टेरिडोफाइट्स में आया, और उसके बाद प्रॉपर सीड्स जो है वो जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में फंजाई के साथ एसोसिएशन होती है, जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं। आप लोग भली भांति परिचित हैं इससे, माइकोराइजा टर्म से। और सबसे पहले हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन जो है सीधे के सीधे जूस्पोर्स वगैरह से हो रहा है, जिनको बियर करने वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर आ जाता है ब्रायोफाइट्स, और उसके बाद स्पोरोफिल्स यानी कि मच बेटर एंड कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। जिम्नोस्पर्म्स में यही जो स्पोरोफिल्स है ना, ये दो टाइप के हो जाते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ये वाला टाइप, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया होते हैं। और उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? मेल कोन या मेल स्ट्रोबलाई, और फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबलाई। यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और उसके नाम भी इसलिए हमने यहाँ पर चेंज कर दिए, टर्मिनोलॉजी हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं। और आपको पता है अभी सीड हैबिट की हमने बात की थी, तो सीड हैबिट यहाँ पर आ जाती है, ओव्यूल यहाँ पर बनेगा, और देन वी विल डिस्कस अबाउट एंजियोस्पर्म, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड एक ऑर्गन बन जाता है, कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या? फ्लावर। और उसके बाद फिर यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉटिलेडन, नंबर ऑफ कॉटिलेडन इन द प्लांट, यहाँ पर डाइकॉट और मोनोकॉट दो टाइप के ये क्लासेस हो जाएंगी, दो क्लासेस हो जाएंगी। ये वाला जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनती है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, वही यहां पर बता रखा है एंजियोस्पर्म्स में। आफ्टर दैट ये डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह हमने पढ़ा हुआ है। ये आएगा एक प्रॉपर लाइफ साइकिल का यहाँ पर डायग्राम हम देख लेंगे, जिससे क्वाइट एफिशिएंट रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर हमारा। एंड देन लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहने का मतलब n है, फिर 2n आया, फिर n आया, फिर 2n आया, फिर n आएगा, फिर 2n आएगा। लाइफ साइकिल इस टाइप से चलती रहेगी। तो यही ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन किस चीज में? ऑल्टरनेशन बेटा प्लॉइडी में। और जब प्लॉइडी में ऑल्टरनेशन हो जाता है तो बॉडी फॉर्म में, कैपेसिटीज में वो ग्रो होंगे इंडिविजुअली या नहीं होंगे, इस बात में ऑल्टरनेशन आ जाता है। तो ऑल्टरनेशन मेनली किस बात में है? प्लॉइडी में है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ेंगे हम। हैप्लॉन्टिक यानी पूरी लाइफ साइकिल, n है मेनली, ठीक है, 2n बहुत कम टाइम के लिए आता है, और डिप्लॉन्टिक यानी कि 2n है मेनली, n बहुत कम टाइम के लिए आता है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी कि यहाँ पर n भी है और 2n भी है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर चैप्टर, जिसका हमने रिव्यू ले लिया। अब हम बात करेंगे वन बाय वन। तो प्लांट्स में, प्लांट किंगडम प्लांटी में कितने होते हैं बेटा डिवीजन? 5 डिवीजन है ना हम पे। हाँ, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, है ना? यस सर। गुड, चलिए तो प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by R.H. Whittaker. देखें, प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करते हुए कर रहे हैं बेटा। प्रीवियस चैप्टर कौन सा था? कौन सा था प्रीवियस चैप्टर? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे पहले वाला चैप्टर था। We looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker. broad classification क्यों कह रहे हैं बताओ जरा मुझे। What do you mean by broad classification? ये क्या है? वो जो मोनेरा प्रोटिस्टा वाला था, 5 किंगडम। ब्रॉड क्यों है? बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ही बड़ी स्केल पे है ना। क्यों, कैसे? अलग अलग उसमें क्लासिफाई करते हैं। बोलो बोलो। मतलब चलो, मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स हैं उसके हिसाब से कुछ। सबसे ज्यादा कॉमन फीचर कहें हम, हाँ ये भी ठीक रहेगा। और अदरवाइज हम और क्या कह सकते हैं कि मोस्ट सुपरफिशियल फीचर्स के बेसिस पे हमने किया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसका टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है बेटा? किंगडम है ना। तो जब किंगडम है तो काफी ब्रॉड हो गया, क्योंकि एक किंगडम में बहुत बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो डिफर करते हैं बहुत सारी बेसिक कैरेक्टर, बहुत सारी क्या कहेंगे, इन डेप्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो नैरो क्लासिफिकेशन नहीं है जो कि नैरो डाउन कर देगा, पिन पॉइंट कर देगा आपको सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, मतलब कि स्पीशीज पे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो
ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसमें कि बहुत सुपरफिशियल से ले रखे हैं हमने कि सेल वॉल कैसी होगी भाई, सेलुलोज होगी और इमोबाइल होगा तो वो प्लांटी हो गया, सेल वॉल नहीं होगी और मोबाइल होगा तो वो कौन हो गया, एनिमेलिया हो गया। वो हेट्रोट्रॉफिक है, मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक और मल्टी सेल्यूलर में प्लांटी आ गया, ठीक है। जो डिकम्पोजर्स है वो फंजाई आ गए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्यूलर है और क्या कहेंगे उसको, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्यूलर है और जिनमें डिकम्पोजिशन की कैपेसिटी भी है, वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, वो मिक्सोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, याद करो यूग्लिना, और वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी कि प्लांट जैसे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है ना। तो इस टाइप से वहां पर जो क्लासिफिकेशन है वो काफी ब्रॉड है। और फिर न्यूक्लियस, जहां पर मतलब फॉल्स न्यूक्लियस है, उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने रख दिया है इन द कैटेगरी ऑफ मोनेरा, ठीक है। सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की जो ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है वो काफी ब्रॉड इसलिए है क्योंकि केवल न्यूट्रिशन और सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने कर दिया, हमने बाकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो इतने ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखे हैं। तो मोस्ट सुपरफिशियल है जिसमें बहुत सारे अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी आए हुए हैं, ठीक है। जैसे एल्गी को देखें तो एल्गी का बहुत सिंपल बॉडी होती है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, फिर ब्रायोफाइट में थैलस बनता है, टेरिडोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो है पूरे ग्रोन अप है, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर बन जाता है। तो अगर विद इन प्लांट किंगडम देखो तो कितने ज्यादा वेरिएशंस है। तो मोस्ट सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक को लेके किया गया है, दैट्स व्हाई विटेकर वाला क्लासिफिकेशन ब्रॉड क्लासिफिकेशन कहला रहा है एज कंपेयर्ड टू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इज दिस क्लियर? यस, Yes. ओके। किंगडम प्लांटी, तो विटेकर की बात हमने कर ली। सो वेयर इन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. In this chapter we will deal in detail with further classification within kingdom plantae, properly known as plant kingdom. ठीक है, किंगडम प्लांटी इसमें स्पेसिफिकली हम देखने जा रहे हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हियर, तो पहले से हमारी क्या हमें इंफॉर्मेशन है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम विटेकर का ये क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, ठीक है। चलिए इसमें किंगडम प्लांटी देखेंगे। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। बिल्कुल होगी ही, जैसे किसी भी चीज की जो डिस्कवरी है वो अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुअली उसमें और डिटेल हमें पता चलती जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और टाइम के साथ साथ नई स्पीशीज, नए प्लांट फॉर्म्स, एनिमल फॉर्म्स भी डिस्कवर होते जाते हैं। इसकी वजह से मोर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस वो आपको मिलते जाते हैं। तो दैट्स व्हाई जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेकर वो चेंज हो गई ओवर टाइम। सो फंजाई एंड, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है कि जब हमें ज्यादा ज्यादा एग्जांपल मिलते हैं तो अब जो जैसे 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 मान लो कि ऑटोट्रॉफिक यूनिसेल्युलर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ ऑटोट्रॉफिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। और मैं एक और एग्जांपल बहुत बेहतरीन ले लूं यहाँ पर मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की। तो मिक्सोट्रॉफिक में हमारे पास यूग्लिनोइड्स आते हैं। अब यूग्लिनोइड्स इतने ज्यादा नहीं है कि उनके लिए पूरा एक किंगडम बना दिया जाए, लेकिन जैसे जैसे इसके मेंबर अगर आगे और मिले और यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन विद इन यूग्लिनोइड ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि एक ऐसा टाइम आए कि जब हमें किंगडम यूग्लिनोइड बनाना पड़े जिसमें केवल और केवल मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ को अगर बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाले होंगे तो फिर हम इसका अलग किंगडम बनाना पड़ेगा। तो टाइम के साथ साथ हमें और मेंबर्स मिलते जाते हैं जिसकी वजह से हमारा और क्लैरिफिकेशन होता रहता है कंसेप्ट का कि नहीं अब तो इसको इंडिविजुअली या किसी और इसमें ना डाल के रखा जाए, इसके लिए सेपरेट हमें बनाना पड़ेगा। तो ऑटोट्रॉफिक यूनिसेलुलर है, मिक्सोट्रॉफिक है, और जो हेट्रोट्रॉफिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हमने क्या रखा है यहाँ पर, केवल प्रोटिस्टा रखा है। अभी फिलहाल क्या है वहां पर, प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे मिलते जाते हैं हम उनका और बेटर क्लासिफिकेशन करते जाते हैं। तो लेकिन शुरू में हमने ऐसा नहीं किया था। हमने क्या किया था, ये जो फंजाई है, fungi and members of Monera protista having cell walls have now been excluded from planting. Now, अब हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। अदरवाइज क्या था, पहले किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया था। प्लांटी में वो सारे थे जिनमें सेल वॉल होती है और एनिमेलिया में वो थे जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो बस मोनेरा, प्रोटिस्टा और इन सबको, फंजाई को हमने एक ही ग्रुप में रख रखा था। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इनको अलग अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि इनमें डिफरेंसेस हैं। मोनेरा में कैसी वो होती है भाई, बताओ, सेल वॉल कंपोजिशन बताओ जरा। नैग और नैम वाली, नैग और नैम होती है। मैं इसको थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ, क्या, जूम इन जूम आउट। अब हमारे पास आ गया ये लिखने के लिए ऊपर। लेकिन अब अगर मैं मोनेरा की बात करता हूं तो मोनेरा में क्या है बेटा, नैग और नैम है, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में क्या है, यहाँ पर अमीबा वगैरह की बात करें तो सेल वॉल है, बाकी सेल वॉल नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिर अगर मैं फंजाई में आऊं तो फंजाई में क्या मिल जाएगा मुझे, बताओ, काइटिन। और जो मेन प्लांट मेरे पास है वहां तो सेलुलोज होता ही है। तो सेल वॉल है, ये एक सुपरफिशियल हो गया। जैसे अभी हमने बात की थी कि जब ऑर्गेनिज्म और मिलते जाएंगे तो हम उनको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग किंगडम भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये तीनों किंगडम प्लांटी में थे, लेकिन इनमें सेल वॉल का डिफरेंस है। फंजाई में काइटिनस है, प्रोटिस्टा में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मोनेरा में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल यूरामिक एसिड की सेल वॉल है। तो पहले जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और
फंजाई हमने केवल किंगडम प्लांटी में रख रखे थे, प्लांटी, अब हमने उसको अलग अलग किंगडम में रख दिया है, ठीक है। तो अब जो ये साइनोबैक्टीरिया था, that are also referred to as BGA, blue green algae, are not algae anymore, अब ये algae नहीं है, इसको हमने किसमें रख दिया है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो फोटोसिंथेटिक है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको वहां रख देंगे, वेरियस ऑटोट्रोफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर देयर, तो उसको हमने मोनेरा में रखा है, यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में। So in this chapter we will describe Plantae under algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. Plantae को डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, या ये कहो कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के अंडर आते हैं। प्लांट किंगडम के अंडर ये 5 हमारे पास कैटेगरीज हैं, या ये कहो कि इन 5 कैटेगरीज के अंडर हम प्लांट डिस्कस करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ गई कि प्लांटे जो किंगडम है उसमें ये 5 चीज आती है। 5 चीज आती हैं, या ये कहें कि इन 5 के अंडर हम प्लांट्स डिस्कस करेंगे। सो तीसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं हम। लेट अस आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्पेसिफिकली आकर और ये देखना चाह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किस टाइप से किया जा सकता है। जैसे पहले हमने केवल और केवल सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन किया था, जैसे कि हैबिट क्या है उसकी, कलर क्या है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स कैसी हैं, फाइलोटैक्सी वगैरह, वेनेशन वगैरह देख लिया, कलर देख लिया लीव्स का, कलर प्लांट में हर्बेशियस सिस्टम है या वुडी सिस्टम है, हैबिट उसकी कैसी। दे वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इट मींस व्हाट, हम उसका फ्लावर नहीं देख रहे हैं, हम उसके फ्लावर का जो एंड्रोशियम गाइनोशियम के नंबर्स हैं वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम पोलन ग्रेन के ऊपर जो स्पोरोपोलिनिन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नहीं देख रहे हैं, इतना माइन्यूट रिप्रोडक्टिवली हम नहीं गए, हमने सुपरफिशियल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लिए। तो लिनियस ने ये सिस्टम दिया था, इसको हम कहते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्लासिफिकेशन सिस्टम। हाँ जी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किसका है, लिनियस, कैरोलस लिनियस ने दिया था ये। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम, वेजिटेटिव कैरेक्टर सारे के सारे, और केवल स्ट्रक्चर ऑफ द एंड्रोशियम। अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जा भी रहे हैं तो केवल और केवल हम एंड्रोशियम देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द मेल फ्लावर, ठीक है, केवल हमने ये देखा। अब दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी हमने एक दूसरे से सेपरेट कर लिया, क्योंकि दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें हमें इतना ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा कि हम ऑर्गेनिजम्स को बहुत नैरोली क्लासिफाई कर पाए, ठीक है, सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन था। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा, एंड्रोशियम, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है वो हमारा गाइनोशियम वहां पर नहीं है, अभी कैलिक्स कोरोला वहां पर नहीं है, अभी वहां पर जब गाइनोशियम पढ़ते हैं तो हम सिनकार्पस, एपोकार्पस, ये सारी कंडीशंस भी तो देखते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें अभी यहाँ पर नहीं है। पूरे 4 वर्ल्ड्स में से केवल एक वर्ल्ड हमारे पास है, समझ रहे हैं आप, हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा ना 4 वर्ल्ड्स होते हैं, 4 में से केवल एक ही वर्ल्ड हमारे पास है। तो इसलिए ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो उतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं था, बहुत ही सिंपल सा था, और जितना सिंपल होगा क्लासिफिकेशन उतने ज्यादा ही अनरिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ आएंगे, ठीक है। सो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फिर डेवलप हुआ। यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ये डेवलप क्यों हुआ, क्योंकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ले रहे थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बेटा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, अब ये देखो इसका डीमेरिट है, दिस इज द डीमेरिट। हमने ऐसे कैरेक्टर्स ले लिए जिसके बेसिस पे हमने जो प्लांट क्लासिफाई किया है वो प्लांट हो सकता है नेक्स्ट फ्यू जनरेशन में उस पर्टिकुलर क्लास में रहे ही ना, क्यों, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसके फिर से चेंज हो गए। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, सो एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने बेंथम एंड हुकर ने दिया था ये, बेंथम एंड हुकर ने दिया, जिसमें नेचुरल एफिनिटीज among other organisms उसको कंसीडर किया गया, and consider not only external feature but also internal feature like the ultra structure। हमने देखा कंपेनियन सेल है या नहीं है, या उसकी जगह एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल्स हैं क्या, तो जिम्नोस्पर्म्स आएगा, एंजियोस्पर्म्स नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने केवल हाइट और वुडीनेस देखकर और जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स को एक साथ रख दिया, नहीं, हमने देखा जिम्नोस्पर्म्स में क्या चीज होती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स होती हैं, न्यूक्लिएटेड सीव सेल्स होती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, कंपेनियन सेल्स होती हैं और वहां पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं जो कि जहां न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखकर हमने किया, एनाटॉमी देखी उसकी, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो कि आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ चुके हो। क्या क्या पढ़ चुके हो, सेक्शनल व्यूज, किस किस के, तीनों के,
लीफ के रूट के स्टेम के आपने देखा है बैक्सियल एडैक्सियल सरफेसेस पे अलग अलग हो जाता है। आपने देखा है कि जो मोनोकोट डाइकोट रूट होती है उसके वेस्कुलर बंडल्स में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उसका ऐसे स्टेम का देखा है आपने। सो एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी भी देखी हमने, फाइटोकेमिस्ट्री देखी, यानी कि द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री देखी। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ टॉन्टन हुकर। तो उन्होंने और बढ़िया और सोफिस्टिकेटेड और नैरो डाउन करने वाला एक क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम हुकर ने। इसके बाद फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो मल्टीपल साइंटिस्ट के थ्रू प्रोपाउंडेड है, अभी चल रहा है, वो है फाइलोजेनेटिक। और फाइलोजेनेटिक में हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड कर लिया और डिफरेंट टाइप की टेक्सोनॉमिकल अप्रोचेस को लेते हुए हम लोग चलते हैं। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यहां पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belong to the same taxa, have a common ancestor. अगर आपने सेम टैक्सा में रख रखा है तो यानी कि एंसेस्टर सेम है, ठीक है, यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उन सबके एक कॉमन एंसेस्टर है, जितने जिम्नोस्पर्म्स हैं उन सबका एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। सो यहाँ पर जो लीनिएज है, ठीक है, या आप कह सकते हो जो फैमिली ट्री है वो सेम है, सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म्स है और उसमें आपने एक जिम्नोस्पर्म्स रख रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एक साथ हम लोगों ने रख दिया था, अगर हम उसकी आर्टिफिशियल की बात करें तो वैसा। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। रिजॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व कब हो पाता है, जब हमें कॉन्ट्रास्ट मिले, यस और नो। ये जो रिजॉल्व हो पाएगा, रिजॉल्व कब होता है, व्हेन वी आर हैविंग कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अगर हमें मिल जाए तो हो जाएगा ना रिजॉल्व, ठीक है। मान लो कि एंड्रोशियम, हमारे पास दो फ्लावर्स हैं, ए है बी है, दो प्लांट है, दोनों प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें भी एंड्रोशियम है, इसमें भी एंड्रोशियम है, ठीक है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, लेकिन यहां पर ये जो दो है ना ये फ्यूज्ड है, जबकि ये क्या है, फ्री है। तो जब तक आप इतना ज्यादा उसको डीपली नहीं देखोगे तब तक आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा। जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो फिर आप उसको अलग अलग उसमें फैमिलीज में क्लासिफाई कर पाओगे। सो दीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। अगर मान लो आपने फाइलोजेनेटिक किया है, आप वहां पर जो फॉसिल साइंस है उसकी पैलियोबोटनी की हेल्प से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होती है वो साइंस, पैलियोबोटनी, पैलियोबोटनी की हेल्प से आप कर रहे हैं। अब वहां पर फॉसिल ही नहीं मिला, फॉसिल नहीं मिला तो आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखोगे, लिस्ट करोगे और उन लिस्ट में आप कंपैरिजन करोगे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को अगर आपको लिखना पड़ता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, ठीक है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में। तो अगर आप उनको मैनुअली लिखो समस्या हो जाएगी। फिर उसमें आपको मैच करने में, अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया आपने और उस सॉफ्टवेयर से आपको टोटल पता चल जाएगा कितने मैच हो रहे हैं, कितने मिसमैच है, तो तुरंत पता चलेगा। तो यूजिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बेसिस पे जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं सभी की हम लिस्ट बना लेते हैं और उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करके हम फिर उसको क्लासिफाई और अच्छे से कर पाते हैं। सो 100 ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एट अ टाइम। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। फिर साइटोटैक्सोनॉमी, इसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ले लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर आपको पता है जितने भी गार्डन भी प्लांट है सबके अंदर जो है 40 नहीं होंगे, 7 पेयर्स होंगे। तो आपको ये पता है कि जो गार्डन पी का प्लांट है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ले लो, वहां पर 4 पेयर्स होते हैं, 8 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो 8 ही मिलेंगे आपको हर जगह, उनके स्ट्रक्चर सेम ही मिलेंगे। ह्यूमन बीइंग्स है तो वहां पर वाई क्रोमोसोम आपको मिलेगा ही मिलेगा मेल में, ठीक है। और फिर बिहेवियर, बिहेवियर यानी कि वो कितना क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। वहां पर सेग्रीगेशन का क्या पैटर्न है वो आपको पता चल जाता है। वहां पर कितने डिलीशन, कितने म्यूटेशन होते रहते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। तो उसके बेसिस पे भी काफी हेल्प मिलती है टू क्लासिफाई द प्लांट्स। फिर कीमोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट देखते हैं, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है जितनों में भी बन रहा है और बाकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी एक जैसे हैं तो उनको आपने एक जगह रख दिया, ठीक है। एल्कलॉइड्स सब में बन रहे हैं या सब में टर्पिनॉइड्स बन रहे हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी किस टाइप का बन रहा है उससे क्या है, कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाती है। कंफ्यूजन क्या था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेकिन आपने केमिकल एनालिसिस कर ली हर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तो आपको पता चल गया कि भाई ये ऑयल देगा, ये टॉक्सिन देगा। हमने एप्रिन और रेसिन वाला किया था ना, बायोमोलिक्यूल का वो टेबल, अभी हम करेंगे बायोमोलिक्यूल वैसे, लेकिन हमने वो एक टेबल है पेज में ना, तो उसमें पिगमेंट वाले एक साथ रख दिए हमने, टर्पिन्स वाले एक साथ रख दिए, एल्कलॉइड्स वाले एक साथ रख दिए हैं, है ना। तो कंफ्यूजन क्या है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट सब में आ रहे हैं। अब आप क्या करो, तो रिजॉल्व कर दो कंफ्यूजन को। कैसे होगा, जब आप केमिकल एनालिसिस कर लोगे। Also used by taxonomists these days. हर दिन में सर बायोमोलिक्यूल के पास आते हैं और बायोमोलिक्यूल का सब समझा के बोलते हैं ओ ये तो अभी करना है, ना कोई बात नहीं, करना है हाँ ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करते हुए हम लोग आए और हमने देखा कि किस तरीके से फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सब प्लांटी में थे, अब अलग अलग हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बेसिस पे हम लोग ये करने वाले हैं प्लांट्स की डिस्कशन। और फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या इंप्रूवमेंट थी। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ साथ हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी का यूज करते हैं।